रहीम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बॉटनी विद इफ्तिखार अली। जैसे कि हमारा आज लेक्चर नंबर 9 है। हमने पिछले लेक्चर में डाइसेक्राइड और ओलिगोसेक्राइड को क्लियर किया था उसके एग्जांपल्स के साथ। तो आज हम पढ़ेंगे पॉलीसेक्राइड्स। तो पॉलीसेक्राइड्स होते क्या हैं? पॉलीसेक्राइड्स आर द मोस्ट कॉम्प्लेक्स एंड मोस्ट अबंडेंट कार्बोहाइड्रेट्स इन द नेचर। तो ये मोस्ट हमारे पास कॉम्प्लेक्स और मोस्ट अबंडेंट मालिक्यूल्स हैं। कार्बोहाइड्रेट का जो है मालिक्यूल है जो हमारे पास नेचर में मिलता है। अब उसके बाद दे आर ब्रांचड, ये ब्रांचड भी होते हैं और कुछ अनब्रांचड होंगे इसके अंदर। ये टेस्टलेस होते हैं, इनके अंदर कोई भी टेस्ट मौजूद नहीं होता, या मतलब कि ये स्वीट नहीं होते हैं। तो उसके बाद दे आर फाउंड बाय सेवरल मोर देन 10। तो हमने ओलिगोसेक्राइड के अंदर पढ़ा था कि भाई ओलिगोसेक्राइड बनता है 10 तक। 2 पे डाइसेक्राइड होता है 2 पे, और 10 पे ओलिगोसेक्राइड। 10 से 100 से या 1000 तक जितने भी ग्लूकोज के मालिक्यूल कंबाइन होते जाएंगे वो आपका क्या बनाएंगे? वो आपका बनाएंगे पॉलीसेक्राइड। तो हमारे पास पॉलीसेक्राइड्स जो होते हैं वो मोर देन 10 मोनोसेक्राइड से बनते हैं। और अब इनके बीच में कौन सा बॉन्ड होता है? ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड होता है। अब इधर देख सकते हो ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड है। ग्लूकोज हमने पीछे पढ़ा है ना, लैक्टोज या माल्टोज। तो उसके अंदर आप स्ट्रक्चर्स को देखोगे कि इसके बीच में ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज है या बॉन्ड मौजूद होता है। और पॉलीसेक्राइड है वह हाई मालिकुलर वेट, इनके पास वेट ज़्यादा होता है क्योंकि बहुत सारे मालिक्यूल एक दूसरे के साथ अटैच होते हैं। और ये सॉल्युबल इन वाटर होते हैं, कुछ सॉल्युबल इन वाटर होते हैं, कुछ इनसॉल्युबल इन वाटर होते हैं हमारे पास। तो अब हम आएंगे कि भाई पॉलीसेक्राइड के टाइप्स। अब पॉलीसेक्राइड के 2 टाइप्स हैं। अब पॉलीसेक्राइड के कितने टाइप्स हैं? 2। तो पॉलीसेक्राइड का पहला टाइप है हमारे पास होमोपॉलीसेक्राइड और दूसरा टाइप है हेटेरोपॉलीसेक्राइड। तो जहन में रखें कि होमोपॉलीसेक्राइड हमारे पास वो होते हैं जो कंपोज बाय द कंडेंसेशन ओनली वन काइंड ऑफ मोनोसेक्राइड, जिनके अंदर एक ही काइंड का जो है ना वो मोनोसेक्राइड मौजूद हो, तो उसको हम कहेंगे कि भाई है हमारे पास होमोपॉलीसेक्राइड है। सपोज़ करो अगर हमारे पास एक ग्लूकोज का मालिक्यूल है तो इसके पास दूसरा ग्लूकोज का, एक ग्लूकोज का मालिक्यूल, दूसरा, तीसरा, सारे के सारे ग्लूकोज के मालिक्यूल अटैच हो जाएंगे, तो ये हमारे पास होमोपॉलीसेक्राइड होगा। मगर यहाँ पे अगर एक ग्लूकोज का है, दूसरा किसी और का अटैच है, तो ये हमारे पास होमोपॉलीसेक्राइड नहीं होगा, वो हमारे पास हेटेरोपॉलीसेक्राइड मालिक्यूल कहलाएगा। तो अब होमोपॉलीसेक्राइड का जो एग्जाम्पल है वो ग्लाइकोजन है, स्टार्च है, सेल्यूलोज है और काइटिन है। तो हेटेरोपॉलीसेक्राइड वो होते हैं जो कंपोज होते हैं कंडेंसेशन के थ्रू और डिफरेंट काइंड्स ऑफ मोनोसेक्राइड, तो उसके अंदर डिफरेंट काइंड्स ऑफ मोनोसेक्राइड्स होते हैं। और होमोपॉलीसेक्राइड के अंदर सेम काइंड्स ऑफ मोनोसेक्राइड मौजूद होते हैं। तो यहाँ पे इसका एग्जांपल है एगर एगर। एगर एगर एक पोटैटो डेक्सट्रोज से मिलता है। पेक्टिन है, पेप्टाइडो ग्लाइकन है। जैसे पेप्टाइडो ग्लाइकन जो होता है वो हमें बैक्टीरिया की सेल वाल में मिलता है। पेक्टिन जो है हमारी प्लांट सेल की सेकेंडरी सेल वाल में मिलता है या प्राइमरी सेल वाल में मिलता है। तो उसके बाद हमारे पास कुछ नीचे एग्जाम्पल दिए गए हैं, तो उनमें से सबसे पहला एग्जाम्पल हमारे पास आता है जिसका नाम है स्टार्च। तो हम पढ़ते हैं स्टार्च को। तो स्टार्च जो है वो कंडेंसेशन ऑफ 100 अल्फा ग्लूकोज। ये ज़हन में रखना कि 100 मालिक्यूल ऑफ क्या अल्फा 100 मालिक्यूल्स ऑफ अल्फा ग्लूकोज से बनते हैं। और उसके बाद हमारे पास ये स्टोरेज कार्बोहाइड्रेट भी कही जाती है प्लांट्स के अंदर, क्योंकि ये स्टोर करती है रूट, स्टेम और सीड्स के अंदर फूड। और इट्स फाउंड इन रूट्स, ग्रेन, सीड्स एंड ट्यूबर्स में मिलती है हमें। स्टार्च इज डाइजेस्टेड बाय ओरल कैविटी एंड स्मॉल इंटेस्टाइन। तो हमारे पास तो ओरल कैविटी और स्मॉल इंटेस्टाइन में एक एंजाइम होता है एमाइलेज, जो उसकी डाइजेशन में क्या करता है? हेल्प करता है। जब हम हाइड्रोलाइसिस कराएंगे स्टार्च को तो उसकी जो पहली यील्ड होगी वो हमें माल्टोज मिलेगी। तो माल्टोज डाइजेस्ट करवाता है माल्टेज एंजाइम और वो हमें यील्ड देता है ग्लूकोजेस को, ग्लूकोज यील्ड देता है हमारी बॉडी को। इट गिव्स ब्लू कलर विद आयोडीन सॉल्यूशन। इसका आयोडीन सॉल्यूशन में अगर आयोडीन टेस्ट करें तो इसका कलर ब्लू होता है। और द मेन सोर्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट होता है डाइट के लिए। और इसके 2 टाइप्स होते हैं, स्टार्च के 2 टाइप हैं। एक है हमारे पास एमाइलोज और दूसरा है हमारे पास एमाइलोपेक्टिन। तो हमारे पास एमाइलोज जो है वो हम नीचे इंशाल्लाह पढ़ेंगे कि भाई एमाइलोज जो होता है वो हमारी बॉडी के
हमारे पास जो फूड रिज़र्व करता है वो 55% फूड को रिज़र्व करता है, या 55% स्टार्च जो होती है वो हमारे पास किस फॉर्म में होती है, एमाइलोज के फॉर्म में होती है। ये जस्ट चेंज होते हैं स्ट्रक्चर के हिसाब से। अगर हम नीचे इसको देखेंगे, हम पढ़ेंगे कि ये स्ट्रक्चर के हिसाब से चेंज होते हैं। तो ये पहले एमाइलोज में आ जाएँ कि एमाइलोज क्या है। एमाइलोज जो होती है वो अनब्रांच्ड है, तो उसके अंदर कोई भी ब्रांच नहीं होगी। अदर स्ट्रक्चर में आप देख सकते हैं कि ग्लूकोज का मॉलिक्यूल दूसरे के साथ अटैच है और इसमें कोई भी ब्रांच मौजूद नहीं है। ये लीनियर फॉर्म में हमारे पास क्या है, मौजूद हैं, आप देख सकते हैं इधर। अब उसके बाद है लीनियर चेन। अब ग्लूकोज अटैच होते हैं मगर इसके बीच में जो बाड होता है अल्फ़ा 1,4 ग्लाइकोसाइडिक बाड होता है। तो अल्फ़ा 1,4 ग्लाइकोसाइडिक बाड को अगर देखोगे कि ये इस ग्लूकोज की 1 कार्बन और इसके ग्लूकोज की कार्बन नंबर 4 पे अटैच होगी। अब हम ऊपर पढ़ के आए हैं कि सारे के सारे अल्फ़ा ग्लूकोज मिलके आपस में क्या करवाते हैं, हमारे पास स्टार्च बनाते हैं। तो यहाँ पे भी सारे के सारे अल्फ़ा ग्लूकोज होंगे और ये ज़हन में रखें चीज़ कि इसके अंदर अल्फ़ा 1,4 ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज होती है और ये सॉल्युबल होता है हॉट वाटर में और इनसॉल्युबल होता है कोल्ड वाटर में। बाकी अगर इसकी टेस्ट की जाए तो इसका भी कलर ब्लू ही आएगा। अब स्टार्च का दूसरा टाइप है एमाइलोपेक्टिन। तो आप आए एमाइलोपेक्टिन को देखेंगे कि ये ब्रांचड चेन होता है, ब्रांचड स्ट्रक्चर होती है, लीनियर चेन। आप ग्लूकोज अल्फ़ा 1 जब इसकी ब्रांच है तो एक चेन में आप देखोगे इसको, हम नीचे थोड़ा सा चलते हैं इसकी स्ट्रक्चर के ऊपर। इधर आप देख सकते हैं कि भाई हमारे पास एक चेन ग्लूकोज की जा रही है तो वो दूसरी चेन के साथ क्या हो रही है, कनेक्ट हो रही है। तो ये हमारे पास क्या बन रही है, ब्रांच चेन ऑफ ग्लूकोज बन रही है। तो इसलिए हम इसको कहते हैं कि भाई पहली चेन इसकी लीनियर होती है जिसके बीच में जो बॉन्ड होंगे वो अल्फ़ा 1,4 होंगे और यहाँ पे आके ये इसकी कार्बन नंबर 1 है और ये इसकी नीचे वाले की कार्बन नंबर 6 है। तो 1 और 6 के बीच में क्या बनेगा, बॉन्ड बनेगा। तो इसीलिए हम कहेंगे जो ब्रांच होगी, जो ब्रांच अटैच होगी वहाँ पे हमारे पास जो बॉन्ड बनेगा अल्फ़ा 1,6, क्योंकि ऊपर वाली चेन का कार्बन नंबर 1 है और नीचे वाली चेन का कार्बन नंबर 6 है। इस वजह से हम कह रहे हैं कि हमारे पास अल्फ़ा 1,6 ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड बन सकता है। तो इसको ये कम्प्लीटली इनसॉल्युबल होता है, कोल्ड और हॉट वाटर में इनसॉल्युबल होता है। अब इसको याद करने के लिए मेमोनिक हमने बनाया है एमाइलोपेक्टिन को टोटली इनसॉल्युबल। तो ये टोटली इनसॉल्युबल कहलाया जाएगा। तो आप इस स्ट्रक्चर को देख सकते हैं डिटेल में। तो एक ग्लूकोज की चेन है वो दूसरी चेन के साथ अटैच है, अल्फ़ा 1,6 ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड बना रही है। तो यहाँ पे हमारे पास पहला इसका एग्जाम्पल ख़त्म हुआ जिसका नाम था क्या, स्टार्च। अब उसके बाद हम आएंगे, इसका दूसरा एग्जाम्पल है जिसका नाम है ग्लाइकोजन। तो आएँ तो ग्लाइकोजन को पढ़ते हैं कि ग्लाइकोजन क्या है। अब ग्लाइकोजन जो है वो हमारे पास अल्फ़ा ग्लूकोज से बनता है ये भी, और ये स्टोरेज कार्बोहाइड्रेट है एनिमल्स में। अब ग्लाइकोजन को हम कहते हैं एनिमल स्टार्च भी कहते हैं। क्या कहते हैं, एनिमल स्टार्च कहते हैं। एनिमल स्टार्च, एनिमल स्टार्च कहते हैं क्योंकि हमारी बॉडी के अंदर जो एनर्जी या फूड स्टोर होता है वो ग्लाइकोजन के फॉर्म में होता है। ये ज़्यादातर लिवर और मसल्स में होता है, क्योंकि आपको पता है कि मसल्स में हमारी जो एनर्जी होती है वो यूटिलाइज होती है। ज़्यादातर हम काम करते हैं मसल्स के थ्रू, और ये एनिमल सेल के अंदर भी मिलता है, फंजाई के अंदर भी मिलता है, इसीलिए इसको एनिमल स्टार्च कहा जाता है। अब जब डाइजेशन करवाते हैं ग्लाइकोजन की तो क्वाइट स्मॉलर, जैसे हमारे पास सिमिलर टू स्टार्च की तरह होता है। इसकी पहली यील्ड माल्टोज होती है और जब इसको हाइड्रोलाइज करवाएंगे तो ग्लूकोज के मॉलिक्यूल मिलेंगे और ये आयोडीन सॉल्यूशन में हमारे पास कौन सा कलर देता है, रेड कलर देता है। तो यहाँ पे हमारे पास ब्रांचिंग होती है, ये ब्रांचिंग चेन्स होती हैं। जैसे हमारी एमाइलोपेक्टिन की ब्रांच चेन थी तो यहाँ पे भी ब्रांचिंग चेन होती है, मगर हर ब्रांच कब स्टार्ट होती है, 10 मोनोमर के बाद ब्रांच स्टार्ट होती है। मतलब कि ये हमारे पास 10 मोनोमर इधर आ जाएंगे फिर ब्रांच बनेगी, 10 आ जाएंगे फिर ब्रांच बनेगी। तो इसके बीच में जो बॉन्ड होगा वो भी हमारे पास अल्फ़ा 1,6 ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड बनेगा। तो अब उसके बाद हम नीचे आते हैं, ये ग्लाइकोजन है। ग्लाइकोजन में हमें क्या मिलती है, एनर्जी मिलती है। हमारी मसल्स को एनर्जी मिलती है, वो एटीपी में कन्वर्ट होती है और वो हमें फिर हमारी बॉडी के जो फंक्शंस वगैरह होते हैं या मूवमेंट या ग्रोथ वगैरह में क्या करवाती है, हेल्प करवाती है। तो ये हमारे पास हो गई ग्लाइकोजन। अब उसके बाद हम आते हैं कि भाई तीसरा जो इसका एग्जाम्पल है वो है सेल्यूलोज। तो सेल्यूलोज को अगर आप देखोगे, सेल्यूलोज को अगर आप देखोगे इधर कि जो सेल्यूलोज होता है वो हमारे पास मोस्ट अबंडेंट कार्बोहाइड्रेट है अर्थ के ऊपर, सबसे ज़्यादा पाया जाने वाला, क्योंकि प्लांट्स के अंदर है और प्लांट सबसे ज़्यादा है एनवायरनमेंट में। तो कंडेंसेशन ऑफ बीटा ग्लूकोज, ये किससे बनता है, बीटा ग्लूकोज से बनता है। इसको स्ट्रक्चरल कार्बोहाइड्रेट कहते हैं क्योंकि ये प्लांट की सेल वाल में बड़ा इसका रोल है, उसको बनाने में फॉर्मेशन में रोल है। अलजी की भी जो सेल वाल होती है वो भी सेल्यूलोज से बनती है। कॉटन और पेपर में
सेल्यूलोज प्योर फॉर्म में मिलती है हमें, और हम ह्यूमन डाइजेस्ट इसको नहीं कर सकते क्योंकि ह्यूमन के पास सेल्यूलेज एंजाइम नहीं होता। ये कुछ बच्चे क्वेश्चन पूछते हैं कि सर हम एनिमल्स घास खाते हैं मगर जो ह्यूमन बींग्स हैं वो घास वगैरह नहीं खा सकते, क्योंकि ह्यूमन के अंदर जो है वो सेल्यूलेज एंजाइम नहीं है। कौन सा एंजाइम नहीं है? सेल्यूलेज एंजाइम नहीं है। और प्लांट्स के पास उसके एनिमल्स के पास, ह्यूमन के पास सेल्यूलेज एंजाइम नहीं है और एनिमल्स के पास सेल्यूलेज एंजाइम मौजूद है। तो अब इस डाइजेस्टेड बाय माइक्रो ऑर्गेनिज्म, बैक्टीरिया, यीस्ट वगैरह इसको डाइजेस्ट कर सकते हैं क्योंकि इनके पास सेल्यूलेज एंजाइम है सेल्यूलोज को डाइजेस्ट करने के लिए। अगर हम इसकी हाइड्रोलाइसिस करवाएंगे तो सेल्यूलोज या डाइसेक्राइड बीटा 1,4 ग्लाइकोसाइडिक या आफ्टर द कंप्लीट ऑफ हाइड्रोलाइसिस हमें ग्लूकोज की जो है वो यील्ड मिलेगी। इसके अंदर कोई भी कलर नहीं होता आयोडीन सॉल्यूशन में, मगर कुछ बुक्स इधर बताते हैं। हमारे पास MDCAT में एक टेस्ट हुआ था 2024 में, उसमें बताया गया था ऑरेंज, लाइट ऑरेंज ब्राउन कलर भी इसका सम टाइम होता है। तो ये इनसॉल्युबल इन वाटर होता है और इसके बीच में जो लिंकेजेस बनती हैं वो होती है 1,4 लिंकेजेस, मगर स्पायरली कॉइल्ड होती हैं। अगर आप इसकी स्ट्रक्चर देखोगे तो वो क्या होगी? स्पायरली कॉइल्ड होगी और 500 नैनोमीटर के नैनोफिब्रिल्स होते हैं। कितने नैनोमीटर के? 500 नैनोमीटर के फिब्रिल्स होते हैं, जिनको हम माइक्रोफिब्रिल्स कहते हैं। क्या कहते हैं? माइक्रोफिब्रिल्स कहते हैं। अब उसके बाद हम देखेंगे हमारे पास एक और मॉलिक्यूल है जिसका नाम है काइटिन। ये काइटिन जो है वो सेकंड मोस्ट अबंडेंट ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल है अर्थ के ऊपर, सही है। अब उसके बाद अगर हम काइटिन को देखेंगे कि वो ग्लूकोज से बनता है मगर डेरिवेटिव एन एसिटाइल ग्लाइकोसामाइन मोनोमर है। अब ये बात ज़हन में रखें कि कार्बन नंबर 2 पे, ग्लूकोज की कौन सी कार्बन पे? कार्बन नंबर 2 पे हमारे पास एन एसिटाइल ग्रुप अटैच होता है। तो ये स्ट्रक्चरल कार्बोहाइड्रेट होती है। सेल वाल्स में, फंजाई में, एक्सोस्केलेटन या आर्थ्रोपोड्स में हमें ये मिलती है, या फंगल सेल्यूलोज में आपने सुना है कि फंजाई की साल वाल केराटिन से बनती है। तो ये सेल्यूलोज की तरह अनडाइजेस्टेबल होती है, इसको डाइजेस्ट नहीं कर सकते। इसके बीच में भी बीटा 1,4 ग्लाइकोसाइडिक लिंकेजेस बनती हैं क्योंकि ये हमारे पास बीटा ग्लूकोज से बनती है। अब इसके पास यहाँ पे अगर आप स्ट्रक्चर को देखोगे कि रिवर्स प्रोसेस होती है। अगर पहले ग्लूकोज के नीचे कार्बन नंबर 2 पे होगा एन एसिटाइल ग्रुप, तो दूसरे में ऊपर होगा, फिर नीचे होगा। तो ये हमारे पास क्या करती है? वो उसको स्ट्रेंथ देने में हेल्प करती है। जितने यहाँ पे नाइट्रोजन जो है, एन एसिटाइल जो ग्रुप है वो ज़्यादा हाइड्रोजन बॉन्ड्स बनाएगी, ज़्यादा हाइड्रोजन इधर मौजूद होंगे और इस वजह से यहाँ पे जो है स्ट्रेंथ ज़्यादा होगी। अब अगर हम देखें कि काइटिन की 2 टाइप्स हैं, इधर हमने नहीं लिखी, मैं आपको बता देता हूँ। जनरली के काइटिन हमारे पास एक होती है मॉडिफाइड काइटिन और दूसरी होती है अनमोडिफाइड काइटिन। ओके, तो हम देखेंगे कि काइटिन का जो फार्मूला है C5H13O5, तो इस वजह से हाइड्रोजन ज़्यादा होती हैं इसके अंदर, आप देख सकते हैं, क्योंकि हमारे पास इसको स्ट्रेंथ ज़्यादा देने के लिए हाइड्रोजन का अमाउंट क्या होता है? ज़्यादा होता है। ये मैंने आपको बता दिया है कि लॉन्ग चेन एन एसिटाइल ग्रुप अटैच होता है, क्रिस्टल फॉर्म में होती है, नैनोफिब्रिल्स होते हैं और केराटिन प्रोटीन में ये मिलती है, नेल्स या हेयर्स वगैरह में मिल सकती है। ये प्रोटीनस इन नेचर होती है फंक्शनली। अब उसके बाद अगर आप इसको नीचे देखोगे ये काम करती है एज ए एक्सोस्केलेटन के तौर पे। ये कैल्शियम कार्बोनेट और मैट्रिक्स के साथ कंपोज होती है। अब एक्सोस्केलेटन के तौर पे काम करती है हमारे पास। तो अब हम इसके टाइप्स पढ़ेंगे। अगर आप इसकी स्ट्रक्चर देखना चाहते हैं तो देख सकते हैं, पहला ग्लूकोज, दूसरा, तीसरा। अब पहले पे कार्बन नंबर 2 पे इधर मौजूद है एन एसिटाइल ग्रुप, दूसरे पे ऊपर है, तीसरे पे फिर से नीचे। तो इस तरह की स्ट्रक्चर इसकी बनती जाएगी। तो काइटिन जो है वो हमारे पास प्योर और मॉडिफाइड में फॉर्म में मौजूद होती है। ये प्रोटीनस नेचर होती है और ये CaCO3 है, इधर कैल्शियम कार्बोनेट के साथ बनती है। ये हमारे पास कुछ एनिमल्स में बनती है, डिपॉजिट होती है, जैसे हमारे पास फाइलम मोलस्का है या आर्थ्रोपोड्स वगैरह हैं, उनके अंदर ये मौजूद होती है, उनकी शेल्स में मौजूद होती है। जो अनमोडिफाइड काइटिन होती है वो ट्रांसल्यूसेंट होती है, पेलाएबल होती है, परमिएबल होती है, पेलाएबल होती है, मतलब कि फ्लेक्सिबल होती है, ये इतनी ज़्यादा हार्ड नहीं होती। तो ये फंजाई में मौजूद होती है और इसके अंदर इलास्टिसिटी या लचक मौजूद होती है हमारे पास। तो उसके बाद यहीं पे हमारा लेक्चर ख़त्म हुआ। तो मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़। हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें।